गुड इवनिंग। वेलकम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। ओके यार, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 4 है। हमारा क्लास कौन सा चल रहा है? 11th की ही ज्योग्राफी चल रही है, यानी जिसमें हम चल रहे थे हमारा फंडामेंटल क्लास, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। यूनिट 4 है, इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, कैसा क्लाइमेट है वगैरह वगैरह वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन। द यूनिट डील्स विद एटमॉस्फेयर, क्या होता है, इंसोलेशन, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो उसका ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हमारे लिए है -1 इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 7। ठीक है। पहला चैप्टर हमारा ब्लैंक था इसलिए। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है और स्ट्रक्चर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो हम बात करेंगे इसमें। ठीक, चलो। बहुत स्मॉल चैप्टर, लाइक 2 पेज का चैप्टर है। ठीक है, कुछ मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर? तो भैया नो। सो वी ईट फूड 2-3 times a day and drink water more frequently but breathe every few seconds में हम सांस लेते हैं। So air is essential to the survival of all organisms. Some organisms like humans may survive for some time without food and water but can't survive even a few minutes without air. हवा के बिना सांस ले सकते हो, सच है। So that shows the reason why we should understand the atmosphere in greater detail. So atmosphere क्या है? Is a mixture of different gases. ठीक, एटमॉस्फेयर क्या है? एक डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। गॉट इट? यहाँ से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनेंगे। एंड इट एवेल्व्स, सॉरी, इनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। इनवेलप्स मतलब कि घेर रखा हुआ है, ऑल अराउंड अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है किसने? हमारे एटमॉस्फेयर ने। इसमें क्या है? इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। ठीक है, जो गैसेस हमको लाइफ देती हैं वो है, लाइक ऑक्सीजन हमारे लिए है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड CO2 फॉर प्लांट्स। ठीक है। सो द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, and 99% of the total mass of atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से। मतलब सिर्फ सिर्फ 32 किलोमीटर तक 99% गैसेस मिल जाती हैं, बाकी बची हुई 1% गैसेस हैं, रेडॉन वगैरह जो आपको मिलेगी बाद में ऊपर। देखते हैं। सो द एयर इज कलरलेस, कोई इसमें कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, कोई इसमें गंध नहीं होती। एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज विंड, जब ये हवा की तरह बहती है तभी हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक, ओके। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में है, गैसेस हैं, वाटर है, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैस नहीं है, गैसेस के अलावा 2 चीजें और हैं, एक वाटर वेपर है और एक हमारा है जो धूल कण वगैरह वो सब। So the proportion of gases changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be the utmost in negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर। आपने पता है, जब आप हाइट पे जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, इसलिए हिली एरिया में जाने पे आपके नाक से, मतलब बॉडी से ब्लड जल्दी आता है नाक वगैरह से। तो सिमिलरली CO2 एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर, क्योंकि ये हैवी हैवी गैसेस हैं इसलिए नीचे मिल जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर मिलती है। ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। गैसेस की बात करें तो CO2 is meteorologically a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation। CO2 जो हमारी सोलर रेडिएशन है उनके लिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेशन, सॉरी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर सूरज से मतलब ये हमारा सन है, कहाँ है, ये है, ये हमारा सन है मान लो, बिल्कुल ठीक। और ये हमारी अर्थ है, अगर वहां से आ रहा है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें आपकी CO2 भी है, O2, नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ है। तो जो CO2 गैस है, अगर यहाँ से जो रेडिएशन आते हैं ना, इनके लिए ट्रांसपेरेंट, यानी कि CO2 गैस है वो आने देगी, वो सीधे आ सकते हैं। लेकिन अगर CO2 गैस है और ये अगर वापस जाना चाहेगा, और जहाँ पे CO2 गैस है तो वहां से ये वापस नहीं जा पाएगा। ठीक, आपने सुना होगा GHG, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो उसमें यही होता है कि आ तो सकती है रेज अंदर, सन रेज, यानी कि हीट अंदर आ जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगी। आपने देखा होगा ना, कांच, कांच की बिल्डिंग्स यूरोपियन कंट्रीज में क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि सनलाइट्स तो आ जाती हैं आराम से, लेकिन उनको बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो क्या करती है, जो सनलाइट आ गई उससे वो हीट बनी रहती है अंदर। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। अब यही स्ट्रक्चर हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं,
तो क्या ये इंडिया में फॉलो करना है कि लेजिटिमेट है, आई मीन कुछ है? तो ये सच बताएं तो नहीं है इसका रीजन। जो हमारे इंडिया में जो कांच की बिल्डिंग बनती है ना बड़ी बड़ी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, खैर। बट ओपैक, ओपैक मतलब वन साइडेड है टू दी आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउट गोइंग वालों को रोक लेती है। सो इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो रेडिएशन लाइक हमारी सतह से होकर जा रही वापस, एंड रिफ्लेक्ट्स बैक some parts of it towards the earth के surface पे। So it is largely responsible for the greenhouse gas effect, ठीक है? The volume of other gases is constant, but the volume of CO2 has been rising in the past few decades, mainly because of burning of fossil fuels, and this has also increased the temperature of the air. Ozone is another important component of the atmosphere, found between 10 to 50 kilometer above the Earth's surface, and act करती है as a filter and absorb करती है the ultraviolet rays radiating from the sun and prevent करती है them from reaching the surface of the earth. Okay, कौन सी हमारी ओजोन। वाटर वेपर की बात करते हैं। ओके, वाटर वेपर क्या है हमारा? so water vapor is also largely also a variable gas in the atmosphere which decrease with altitude, जितनी हाइट पे जाओगे उतना कम मिलेगा। in the warm and wet tropics it may account for 4% of the air by volume, while in the dry and cold areas of desert and polar regions it may be less than 1% of the air, ठीक। water vapors also decreases from the equator towards the poles, ठीक। अगर आप इक्वेटर से पोल्स पे जाओगे वाटर वेपर कम होता चला जाएगा। ओके, it also absorbs parts of the insolation from the sun and preserves the earth's radiated heat, and it thus acts like a blanket, allowing the earth may neither to become too cold nor too hot. So water vapor also contribute to the stability and instability in the air, तो important है ये। हमारा तीसरा था dust particles. The atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine soil, smoke soot, ash, pollen dust, and disintegrated particles of meteors. Dust particles are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere, yet convectional air currents may transport them to great heights. So the higher concentration of the dust particle is found in subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. Dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds. तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हीं, वो क्या है, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या था कि इन्हीं के चारों तरफ वाटर वेपर चिपकता है जिससे बनते हैं हमारे क्लाउड्स, और बाकी ऊपर तो जितना भी था बेसिक बेसिक चीजें था कि कहाँ कहाँ मिलता है एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल पे ही क्यों मिलता है, ठीक है। ये सब था डस्ट पार्टिकल की रूल का, बेसिक सी बात है आप। अब एटमॉस्फेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सो द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक। तो डेंसिटी का क्या है, हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपको पता है सरफेस के पास नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, हाइट बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। So the column of atmosphere is divided into 5 different layers depending upon the temperature condition. So वो क्या क्या है, उनका नाम है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हिंदी बोले तो ट्रोपो को बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक। इसको बोलते हैं समताप मंडल। मीजोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर को बोलते हैं हम थर्मोस्फेयर क्या बोलते हैं देख लेना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। एक्सोस्फेयर मतलब वायुमंडल। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट है 8 से 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। पोल्स पे है 8 किलोमीटर हमारे ट्रोपोस्फेयर, ठीक। ये देखो कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं। ये अर्थ है आपकी, ये पोल्स और ये हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ से सिर्फ आपको जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर, फिर अगर आपको यहाँ से और इस लेयर तक जाना है तो आपको जाना पड़ेगा 13 किलोमीटर। यानी कि इसकी जो हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है,
उसकी ज्यादा हाइट कहाँ है, तो यहाँ पे है, यानी कि इक्वेटर पे है, पोल्स पे कम हाइट है। ठीक है, so the poles and about 18 kilometer at the equator. Thickness of the troposphere is greatest at equator because heat is transported to great heights by strong convectional currents. ठीक, तो थिकनेस जो उसका मोटाई है वो नीचे हमारा ज्यादा है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। इसी लेयर में कंटिन्यू करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आपको पता ही है नीचे होते हैं, एंड वाटर वेपर इसी में होता है। सो ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। तो इसी लेयर में जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसी में हमारा क्लाइमेट, पानी, वर्षा जितने भी है, सारा का सारा इसी में होता है। ठीक, the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर ऑफ हाइट। अगर आप 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर ऐसे लिखें कि सबसे नीचे हमारा ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो। तो ट्रोपो में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है हाइट बढ़ने के साथ साथ, बस। ठीक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब हम लोग यहीं रहते हैं। ठीक है, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनके बीच में जो लाइक डिस्टेंस जो है बनाती है, वो है आपकी ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ओके, सो द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर आते आते माइनस में 80 डिग्री पहुंच जाते हैं। ठीक, 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 ओवर द पोल्स, और यहीं पे पोल्स पे होंगे तो हम -45 में होंगे। ठीक है, द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। ठीक, द स्ट्रेटोस्फेयर जो नेक्स्ट वाला है, स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक की जो हाइट है वो है 50 किलोमीटर। ठीक, ये था 8 से 18 जनरली, 18 से 50 किलोमीटर आपका है समताप मंडल। ठीक, सो वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो भैया हमारी जो ओजोन लेयर है ना वो भी आपको इसी में मिलेगी। ठीक, ध्यान रखना, ओजोन लेयर हमारी मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, ओजोन लेयर, एंड दिस लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा यूवी रेडिएशंस एंड शील्ड करती है, हमारी लाइफ को बचाती है ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कहां से आता है, सोलर रेडिएशन से। सो मेसोस्फीयर क्या है, लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो 50 से 80 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे, ठीक, ये यहाँ से 80 किलोमीटर, तो आपको मिलेगा ये मीजोस्फीयर, मध्य मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, in this layer once again the temperature start decreasing with the increase in altitude। ठीक, इसमें भी हमारा टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है, और हाइट के बढ़ने के साथ साथ। इधर क्या था हमारा, यहाँ तक तो माइनस हो गया, मतलब कि -100 डिग्री सेल्सियस हो गया था यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हम्म? तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टेम्परेचर फिर से बढ़ता है। ठीक है, पहले टेम्परेचर घटा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइट के साथ साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन लेयर के पास कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगेगा मीजोस्फीयर तक, फिर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक, 100 डिग्री एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज द मेसोपॉज। तो इसी को बोलते हैं हम मेसोपॉज, जैसे उसको बोलते थे ट्रोपोपॉज, इसको बोलते हैं मेसोपॉज। ठीक,
So the ionosphere is located between 80 to 400 किलोमीटर above the mesopause. तो मीजोपॉज से ऊपर होता है आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है एक हमारी आयनोस्फेयर। ठीक। अच्छा, आपके जेट वगैरह किस में उड़ते हैं? वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ध्यान। It contains electrically charged particles known as ions, and hence it is known as ionosphere. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. ठीक। टेम्परेचर here start increasing with height, और यहाँ पर फिर से टेम्परेचर एक बार बढ़ने लगता है। कहाँ? ionosphere. The uppermost layer of the atmosphere above the thermosphere, वो क्या ही है? एक्सोस्फीयर, आपको पता ही है। इज नोन एज द एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं बाह्यमंडल। अब वो बाहर है तो यानी कि वो सूरज के सबसे पास है, तो वो तो है ही, वहां पे तो टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। So whatever current contents are there, these are extremely rare field in this layer and it gradually merges with the outer space. तो ये धीरे धीरे हमारे बाहर के जो स्पेस से मिल जाती है। Although all layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layers of atmosphere. एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ ऑन आर टेम्परेचर है, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स हैव बीन डेल्ड इन डिटेल इन द चैप्टर आगे वालों। तो आज का चैप्टर यही था हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो आपको सबसे पता ही है, सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन मिलती है ना, ऑक्सीजन 21%, बाकी 0 पॉइंट ऐसे होती 0.003%। ठीक। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, सबसे ज्यादा कौन सी है? जो सबसे नीचे है वो कौन सी हमारी? ट्रोपोस्फेयर, है ना। ह्यूमन बीइंग्स यहीं रहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगी। सी सॉल्ट, पॉलन एश, स्मोक, सोल्ट, सूट, फाइंस, व्हाइल दीज आर एसोसिएटेड विद, ये सब किस में थे? ये सब आपको वाटर वेपर में दिखे थे ना। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। 100 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं दिखेगी। ठीक। जबकि आपकी CO2 वाटर वेपर वगैरह उससे पहले ही खत्म हो जाता है। Which one of the following gas is transparent to the for incoming solar radiation and opaque to outgoing terrestrial radiation? तो ये आपकी थी CO2, अगर आपको याद हो, उसको मैंने आपको समझाया भी था, जिससे बनती थी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कि सूरज की रोशनी आ तो जा रही, आने वाले के लिए नहीं रोकते, लेकिन जब वापस जा रही होती तो बोलते नहीं भैया अब तुम वापस नहीं जाओगे। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस गैस हमारी CO2। ओके, तो चैप्टर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 7 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 देखते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब अच्छा है, आगे मजा आएगा उसमें। बाकी मिलते हैं, तब तक के इसको पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।